हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, जो एग्ज़ाम में हिंदी से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। बेसिक पॉइंट से टॉपिक वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। इसके पहले हमने लिपि के बारे में, हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में, मतलब जो हिंदी भाषा के प्रचारक हैं उनके बारे में, हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन, नामकरण, किसने क्या नाम दिया था। उसके बाद अब हम आदिकाल कर रहे हैं आदिकाल के हमने 7 भाग कर लिए हैं। मतलब हर भाग में आदिकाल के प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हमने लगभग 350 के आसपास प्रश्नों को देखा है। हम बेसिक से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे कि अगर पेपर में कोई भी ऐसा प्रश्न आता है जो कि हमसे छूट ना पाए। इसीलिए चलिए हम आज आगे का 8वां भाग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पीयू चित्तौड़ न आवियू सावन पहली तीज, जोवे नाट बिहारिणी खिन खिन अणवे खीज। तो ये पूछा गया, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं दलपति विजय की, और कहाँ से ली गई है? खुमान रासो से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध है? तो कितने हैं? 4। शारगंधर कृत हम्मीर रासो के कुछ छंद जो है वो किसी दूसरे रचना में या दूसरे ग्रंथ में मिलते हैं। उस ग्रंथ का नाम पूछा गया है, तो उस ग्रंथ का नाम है प्राकृत पेंगलम। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण जो है वो कौन सा है? जो नागरिणी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया था, जिसमें 16,306 छंद है और 69 समय है। अगला प्रश्न है, हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? तो उन्होंने मानी है राजयश से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो माना है? तो मतलब जो 4 संस्करण हैं उनमें से मूल संस्करण किसको माना है? चौथे संस्करण को माना है। किसने माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने माना है। और चौथे संस्करण में कितने छंद हैं? तो उसमें है 1300 छंद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे 3 प्रश्न बन गए। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जो जब एग्ज़ाम में आने के बाद तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो उन पर बस एक नज़र लेते हुए उनको छोड़ते चल जाते हैं कि हाँ हम ये एग्ज़ाम में आएगा तो कर लेंगे, और फिर दो जो ऑप्शन होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हमारा आंसर सही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। 12वीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ वर्ण रत्नाकर मूलतः किस उद्देश्य के लिए लिखा गया था? तो किसके लिए लिखा गया था? राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए। किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के प्रदेश, संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है? तो किसमें? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। और ये किसकी रचना है? दामोदर शर्मा जी की। अब हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन हैं? तो ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार है कवि कल्लोल। हिदायतनामा के लेखक कौन है? ख्वाजा बंदा नेवाज। डॉक्टर बूलर ने किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक सिद्ध किया था? तो किसमें? कवि जयनिक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय को के आधार पर। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धैरी जीमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धीर्य तिमि। ये पंक्तियां किस ग्रंथ की है? तो ये है पृथ्वीराज रासो की। बसंत विलास क्या है? ये जो बसंत विलास है ये क्या है? ये है 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण है।
तो बसंत विलास क्या है? ये 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास का रचनाकाल का समय पूछा गया कि रचनाकाल कब है, तो 13वीं शती। इनी परी कोयली कूजई पुंजई युवती मनोर विधुर वियोगिनी धूंजई कूंजई मयन किशोर। ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो ये काव्य ग्रंथ से ली गई है बसंत विलास से। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास, इस नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? जनवरी 1929 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो किस संवाद के रूप में लिखा है? भृगभृंगी संवाद के रूप में। जय सुरसा हो सई मम भाषा जो जो भुजे सो करही प्रशंसा। ये पंक्तियां किसकी? ये पंक्तियां हैं विद्यापति जी की, जो कि कीर्तिलता से ली गई है। ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार कौन है? तो ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा की दृष्टि से सबसे सशक्त इतिहासकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भक्ति साहित्य के वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना है? किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? तो सर्वोच्च स्थान माना जाता है, अगर पेपर में पूछा जाता है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो कहा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और अगर पूछा जाता है ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा की दृष्टि से सबसे अधिक प्रसिद्ध इतिहासकार या सर्वोच्च स्थान किसका है, तो आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब देखिए हमारे कुछ अभी जो हमने अभी आदिकाल के जितने भी ग्रंथ देखे हैं उनका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक बार देखने से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो आदिकाल के जो गद्य थे वो कौन कौन से हैं? राउलवेल है, जो किसकी रचना है? रोड़ा की रचना है, कवि रोड़ा की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा जी की। और वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की। और अब राउलवेल के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? ये एक शिलांकित कृति है, ठीक है। और इसके जो पाठ है वो बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध करके प्रकाशित कराया गया था। इसकी रचना का समय क्या है? राउलवेल की रचना का 10वीं शताब्दी, ठीक है। और राउलवेल में हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी और पॉइंट है, राउलवेल में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। अब ये प्रश्न आ जाता है, आपने पढ़ा है राउलवेल कैसी कृति है? शिलांकित कृति है। इससे कहाँ से लेके प्रकाशित कराया गया? तो बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से लेके। कब की रचना है? 10वीं शताब्दी की, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए राउलवेल में कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी, एक ये भूल गए या इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। और अगर ये भी पता और ये पूछ लिया जाए कि उसमें से प्रमुख कौन सी है, तो उसमें प्रमुख है राजस्थानी भाषा। हिंदी व्याकरण पर ध्यान उस दौर में दिए जाने लगा था। यह इस मतलब राउलवेल जो पुस्तक है यहाँ से सिद्ध होता है कि व्याकरण हमें 10वीं शताब्दी से ही देखने को मिल जाता है। वर्ण रत्नाकर क्या है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य है। इसका संपादन सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र ने किया था। और हजारी प्रसाद मिश्र की मान्यता है कि इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई थी। फ्रेंड्स, आदिकाल का टॉपिक आज हमारा यह खत्म होता है। अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे वो हम भक्तिकाल से शुरुआत करेंगे, मतलब शुरुआत नहीं, कंटिन्यू करेंगे। हमारा आदिकाल तक का हमने कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस और देखने को मिलती रहे और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।